सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में मैं रवि कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले क्वेश्चन देख चुके थे उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसलिए हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें 1 है 12, 15 और 21, 2 है 17, 23 और 29, 3 है 8, 9 और 25। इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का कि 9 है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर उसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है और क्यों आपको मैंने बताना है कि यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो आप एक वीडियो में बने रहें और देखिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करें। तो चलिए, हम लोग कल 1 और 2 क्वेश्चन देख लिए थे एक्सरसाइज 1.2 का। आज क्वेश्चन 3, 4, 5 और आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको इसमें जांच नहीं करनी है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसको काटिएगा 12 को क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से काटिए कितना होगा 3। अब तो 2 से कटेगा नहीं और 3 बच गया। फिर 15 का गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15। इसको आप चाहे तो 3 एकम 3 भी लिख सकते हैं, इसको 5 एकम 5 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ 21 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिएगा 7 वर्ग तो कटेगा, फिर 7 से 7 एक वर्ग में कट गया। अब तीनों का फिर जैसे कल लिखते थे वैसे ही बारी बारी तीनों का गुणनखंड हम लोग लिखेंगे। 12 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 15 का 3 गुने 5 गुना 1, 21 का 3 गुने 7 गुना 1। अब इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। एचसीएफ तो एचसीएफ आपको निकालनी है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो गुना क्या हो जाएगा 1। अब इस एचसीएफ में जो दोनों में भी रहेगा उससे हम लोग 1 लिखेंगे। जैसे 2 इस पे है तो दोनों में किसी में नहीं है, 7 है तो इस पे किसी में नहीं है, तब एचसीएफ कुछ नहीं होगा। अब एलसीएम को हम लोग लिखेंगे, एचसीएफ को लिख लेंगे। 3 गुने 1 कितना हो गया 3। अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले यह 3 आया है, इसका एचसीएफ हम लोग लिख लिया। अब ऊपर क्या बच गया 2 को 2, तो दोनों 2 गुना में लिख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या बच गया 5, फिर उसके बाद क्या बच गया 7। अब इसको गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 50 60, 7 7 420। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, यह हो गया एलसीएम और यह हो गया एचसीएफ। ऐसे हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। अब उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है। अब इसका हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 17 का गुणनखंड करेंगे तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा एक मर्त में। 23 से काटिएगा
तो 23 मर्त में ही कटेगा एक 23 से। 29 से कीजिएगा, 29 से ही कटेगा एक मर्त में। ये सब इसको लिख लेंगे। 17 का गुणनखंड क्या होगा? 17 गुना 1। 23 का गुणनखंड क्या हो गया? 23 गुना 1। और 29 का गुणनखंड क्या हो गया? 29 गुना 1। अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में एक है, तीनों में एक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे? तीनों संख्या गुना कर लेंगे। 17 गुना 23 गुना 29, सो गुना कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। पहले 17 में 23 से, 17 3 51 हो गया, 17 दूना 34, 1 9 3। अब इस पे किससे गुना कर लेंगे? 29 से। तो 9 1 9, 9 9 81 के 1, हंसी लगा 8, 9 3 का 27, 8 35। अब 2 से करेंगे, 2 1 2, 9 दूनी 18, हंसी लगा 1 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, हंसी लगा 1 7 3 10 1 11। कितना आ गया एलसीएम? 11 3 39, यानी 11,339। यह हो गया आपका एलसीएम। तो ऐसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसका 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है? तो 8 9 और 25, 8 9 और 25 का गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। 8 9 और 25 का गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 8 का 2 से हो गया 4, फिर 2 से हो गया 2, फिर 2 से हो गया 1। 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 3 का 9, 3 से 3 हो गया 1। 25 का करेंगे तो 50 25, 5 से 5 हो गया 1। अब 8 का गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। और 25 का लिखेंगे 5 गुने 5 गुना 1। फिर इसका एचसीएफ यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एचसीएफ तीनों में मौजूद है, उसको लिख लेंगे। क्या हो गया हमारा? एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम के लिए सबको अब गुना कर देंगे, तो फिर वही क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 और 5 25, इसको गुना कर लेंगे। तो 25 बटे 200 और गुने 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। तो ऐसे हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया? ज्ञात हो गया। तो ऐसा हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो जो हमने फर्स्ट क्लास में कल आपको बताया था कि अगर हमको एचसीएफ या एलसीएम और दोनों संख्या, माने पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें से कोई अगर 3 मालूम हो तो हम लोग चौथा मान उसे ज्ञात कर सकते हैं। उसी पे यह जो क्वेश्चन है 4 नंबर, उस पे दिया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी 306 और 675 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो आपसे कह रहा है इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। इसका एलसीएम आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो यह हो गया हमारा पहली संख्या, यह हो गया दूसरी संख्या, यहाँ लिख लीजिए पहली संख्या। पहली संख्या कितना हो गया बाबू? 306। और दूसरी संख्या कितना हो गया? तो दूसरी संख्या हो गया 657। अब आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, कल मैंने आपको फॉर्मूला इसका बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा, अगर एलसीएम निकाल रहा है तो एचसीएफ से भाग होगा, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम से भाग होगा। तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग हो जाएगा। पहली संख्या आपका क्या है? तो पहली संख्या क्या है बाबू? 306। पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या क्या है? 657 बटा एचसीएफ क्या है बाबू? तो आपका एचसीएफ क्या दे दिया है? 9। तो 9 से अब इसमें भाग हम लोग कर देंगे। 9 से भाग कर देंगे तो 9 7 63, 9 7 63, 2 पर 7 आया, 9 3 का 27, 73 मर्त में कट गया। अब 306 में और 73 में हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए 306 और क्या 73 में हम लोग गुना कर देंगे, तो 6 3 का 18 हो जाएगा, 3 3 का 9, 6 7 हो जाएगा 42 और 7 3 का 21, 8 3 9 4 13, 1 2 और 2, कितना हो गया? 22,000
22,338 आपका हो गया आंसर। यह हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरह अगर आपको एचसीएफ मालूम हो तो जैसे एलसीएम ज्ञात किए, वैसे ही आपको अगर एलसीएम मालूम रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कह रहा है कि बताइए कि 6 के पावर n, 6 के पावर n, n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई प्राकृत संख्या है, तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। क्या बोला गया है कि जहां n बराबर क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या मतलब क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे गिनती की संख्या। अब आपको बतानी है कि ये 6 के पावर n कभी 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा। तो 6, अब प्राकृत संख्या हम लेते हैं, जैसे 6 के पावर n की जगह पर हम प्राकृत संख्या सबसे पहले मान लीजिए 1 लेते हैं, तो 6 के पावर 1 क्या होता है, 6। 6 के पावर n की जगह पर हम क्या लेते हैं, 2, तो 6 गुने 6 कितना हो गया, 6 के 36। 6 के पावर आगे 3 लेते हैं, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, फिर गुना कीजिएगा 6 के 36, 6 कितना होता है, 216। मान लीजिए 6 के पावर हम लोग 4 लेते हैं, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 के 36, 6 216, 6 1296। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि हम लोग कितनाऊ पावर कर रहे हैं, तो कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा था। ऐसे डॉट डॉट हम दे देंगे कि ऐसे आप अनंत तक भी जाइएगा तो लिख देंगे इस प्रकार, इस प्रकार। ऐसे आप कितनाऊ बढ़िएगा तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कभी वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे इस प्रकार, सिद्ध हुआ कि, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि 6 के पावर n 0 पर, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो गया हमारा आंसर। चाहे प्रूफ लिख सकते हैं, इसको आप सत्यापित कर दिए कि इस तरह यह क्या होगा, 6 के पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, उसमें से एक तरीका हम आपको बताए हैं। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो को दिया हुआ है संख्या, एक है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसको बताना है कि यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या डिफिनेशन क्या होता है, कि वह 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और अन्य भी किसी संख्या से कटेगा। तो अगर 1 से कटता है, अपने आप से कटता है और अन्य भी किसी संख्या से कट जाता है तो वह क्या है, भाज्य है। तो वैसे ही इस संख्या को हम लोग ला के दिखाएंगे कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट सकता है, इसलिए हम कह देंगे कि यह क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। तो उसमें दो जो संख्या दिया हुआ है, उसमें पहली संख्या को हम ए मान लेंगे। ए बराबर लिख लेंगे क्या बाबू, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और बी बराबर दूसरा लिख लेंगे, क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इस दोनों संख्या को आपको बताना है कि यह भाज्य संख्या। तो एक संख्या को हम ए मान लिए और दूसरी संख्या को क्या मान लिए, हम बी मान लिए। एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी। अब ए बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ 13 दोनों जगह तो हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 7 गुने 11, 7 गुने 11, 13 को कॉमन ले लिए, प्लस और 13 निकल गया, तो 13 कम 13 होता है, तो 13 निकल गया, तो क्या बचा 1। वैसे ही यहाँ से भी बी बराबर जो हम लोग लिखे हैं, बी बराबर, इसमें देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बाबू, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिए, अब प्लस 5 निकल गया, तो यहाँ पे कॉमन क्या बचा 1, चूंकि 5 से 1 गुना करेंगे फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, 13, और या 7 से 11 में गुना करेंगे, 11 7 कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1। फिर यहाँ बी बराबर 5 और यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 7 छक क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 2 3 6, 6 चौका 24, 24 छक
मतलब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 1008, 1008 आएगा और प्लस हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ ए बराबर क्या हो गया 13 गुना, अब 77 एक कितना हो गया 78, और यहाँ पे क्या हो गया बी बराबर 5 गुना 1008 और 1 जोड़िए क्या हो जाएगा 1009। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब जो भी संख्या गुना करने पर आएगा वो संख्या 13 से भी कटेगा और 78 से, और जो आएगा उससे कटेगा ही और 1 से कटेगा। फिर यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा क्योंकि इसका गुणनफल होगा, और 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक और स्वयं का अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड आ गया। तो एक और स्वयं का अतिरिक्त अगर अन्य गुणनखंड है तो वह संख्या हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए तथा बी का, चूंकि ए तथा बी का एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड है, इसलिए ए तथा बी एक भाज्य संख्या है। तो ऐसे हमारा ये प्रूफ कर दिए कि यह क्या है एक भाज्य संख्या। आपको सिद्ध करना था कि ये भाज्य संख्या है, तो ऐसा हम सिद्ध कर दिए कि यह क्या है भाज्य संख्या। अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें एक लड़की है सोनिया, वह चक्कर लगाती है तो उसे चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, और एक लड़का है जिसका नाम है रवि, वह चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगता है। अब माना जाए कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय एक ही दिशा में अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने देर बाद पुनः वो आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, जब भी बोला जाए कि एक ही दिशा में एक ही समय चल रहा है तो फिर कब मिलेगा, चाहे एक साथ कब क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। तो सोनिया को कितना लगा है, तो सोनिया को लगा 18 मिनट। फिर यही हो जाएगा कि रवि को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय। तो कितना समय लगा है 12 मिनट। तो आपको बताना है कि पुनः एक साथ कब मिलेंगे, पुनः एक साथ मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ क्या 18 और 12 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 18 12 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। 3 6 का 18 तो नहीं 36, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। यह हो गया हमारा आंसर। और आप लोग इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर हम लोग अगले क्लास में 1.3 के क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसमें हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।